हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएस इलियट की बायोग्राफी देखेंगे। उनके मेजर वर्क्स जो हैं, इनके इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स हैं, उनको देखेंगे। एंड ये टीएस इलियट आपके पीजीटी के राइटर्स में है, आपके एलटी में भी इनका वर्क दिया गया है। तो ये आपके दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम इनकी फुल बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे एंड इनके जो मेजर वर्क्स हैं, इनके लाइफ के अचीवमेंट्स एंड फुल बायोग्राफी को इनको डिस्कस करेंगे। जो कि अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए जी। एंड हमारे वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सो टीएस इलियट, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1888 से 1965 तक इनका टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड था इनका। चलिए देखते हैं। बर्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड क्या है इनका? फुल नेम इनका क्या है? टीएस इलियट का फुल नेम क्या है? थॉमस स्टर्न्स इलियट। इनका पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टर्न्स इलियट, ये इनका फुल नेम है। देखिए नाम आया कैसे। तो इनका नाम जो इनकी स्टर्न्स है, ये इनकी मदर से इनका लिया है, इलियट इनके फादर के सरनेम से हो गया। तो ये, और थॉमस जो है इनका नेम हो गया। तो ये इनका फुल नेम क्या है? थॉमस स्टर्न्स इलियट। अभी आप मदर फादर का नेम देखेंगे तो समझेंगे। ओके, तो इनका फुल नेम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। ओके, बॉर्न कब जन्म हुआ? 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में इनका जन्म हुआ। 26 सितंबर 1888 में सेंट लुइस मिसौरी में, अमेरिका में, यूएसए में इनका जन्म हुआ। ओके, इनके पेरेंट्स के नेम देखते हैं। पेरेंट्स हैं इनके, फादर हेनरी वेयर इलियट, एक बिजनेसमैन थे। इलियट जो है इनके फादर से इन्होंने लिया, जो भी उन्होंने बताया। इनकी मदर कौन थी? मदर थी शार्लोट चैम्प स्टर्न्स। ये स्टर्न्स जो है या इनकी मदर से सरनेम से इनका हो गया, तभी इनका नाम थॉमस इनका नेम हो गया। थॉमस स्टर्न्स इलियट ये इनका नेम हो गया। मदर थी इनकी शार्लोट चैम्प स्टर्न्स, जो कि एक पोइट और सोशल वर्कर थी। ओके, ये एक सोशल वर्कर एंड खुद में एक पोइट थी। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। फैमिली बैकग्राउंड क्या था? ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली, इंटेलेक्चुअल एंड यूनिटेरियन क्रिश्चियन हाउस होल्ड। पर जो ओल्ड न्यू इंग्लैंड परंपरा से जुड़ा हुआ था, जो कि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और था, यूनिटेरियन क्रिश्चियन हाउस होल्ड, क्रिश्चियन घराने से था। ओके, तो ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड थी। चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस एक्सपोजर टू रिलीजन, फिलोसफी एंड लिटरेचर फ्रॉम अर्ली लाइफ। बचपन का इनका जो धर्म, दर्शन और साहित्य से प्रारंभ से ही परिचय रहा है। इनकी जो कि फैमिली बैकग्राउंड इनका ओल्ड इंग्लैंड फैमिली, इंटेलेक्चुअल एंड यूनिटेरियन क्रिश्चियन हाउस होल्ड से इनका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड। तो इससे क्या हुआ? चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस जो इनका रहा है वो रिलीजन एंड फिलॉसफी एंड लिटरेचर से भरा हुआ था। इनको साहित्य से प्रारंभ से ही परिचय थे, इंट्रोड्यूस इनसे थे, इन सब चीज़ों से बचपन से इन सब चीज़ का ज्ञान था इनको। ओके, 1898 से 1905 स्कूलिंग इनकी देखते हैं। स्टडीड ऑफ स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस 1898 टू 1905। कहाँ पर? 1898 टू 1905 तक इन्होंने स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस में इन्होंने स्टडी की। कहाँ पर इनकी स्कूलिंग हुई है? स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस, ये यहाँ पर इनकी स्कूलिंग हुई है। ओके, डेवलप्ड इंटरेस्ट इन लिटरेचर, फिलोसफी एंड फ्रेंच पोइट्री। रीड दाते, होमर, शेक्सपियर एंड ईस्टर्न टेक्स्ट, भगवद गीता, उपनिषद। वहाँ पर उन्होंने फिलोसफी, फ्रेंच पोइट्री वगैरह को पढ़ा, स्टडी किया। रीड दाते, होमर, शेक्सपियर, ईस्टर्न टेक्स्ट जो हैं, भगवद गीता, उपनिषद, ये सबको उन्होंने वहाँ पर इनका इंटरेस्ट इन पे आया, इनका नॉलेज उन्होंने लिया। कहाँ पर? स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस में। ओके, पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम। उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम जो है पब्लिश कहाँ हुई थी? ए फेबल फॉर फीस्टर्स एट एज 14 इन स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड। ओके, उनकी जो फर्स्ट पब्लिश पोएम थी ए फेबल फॉर फीस्टर्स, ये जो है उन्होंने 14 ईयर्स की एज में पब्लिश कराई थी। 14 वर्ष की आयु में पहली कविता अ फेबल फॉर फीस्टर्स इन्होंने पब्लिश की थी 14 ईयर्स की एज में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1906 से 1910 तक हार्वर्ड ईयर्स इनका था। ओके, 1906 में इंटर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 1905 तक का भी देखा, 1906 में उन्होंने इंटर किया
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये गए। फिलोसफी, लिटरेचर, संस्कृत एंड इंडियन फिलोसफी, यहाँ पर उन्होंने फिलोसफी, लिटरेचर, संस्कृत और इंडियन फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, साहित्य, संस्कृत और भारतीय दर्शन से वहाँ पर उसका अध्ययन किया, स्टडी किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉर्ज संतियाना फिलोसोफर, वहाँ पर वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए? जॉर्ज सैंटियाना जो कि एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, एंड इरविंग बैबेट ह्यूमनिस्ट क्रिटिक। ओके, वो वहाँ पर जॉर्ज सैंटियाना एंड इरविंग बैबेट, जॉर्ज सैंटियाना जो कि दार्शनिक थे और इरविंग बैबेट आपके मानवतावादी क्रिटिक थे, ह्यूमनिस्ट क्रिटिक थे, आलोचक थे। तो वहाँ उनसे वो बहुत प्रभावित हुए हैं वहाँ पर। ओके, कहाँ के है ये? आपका हार्वर्ड ईयर्स थे इनके। ओके, चलिए आगे देखेंगे। 1909 से 1910 कंप्लीट मास्टर्स डिग्री इन फिलोसफी इन्होंने कंप्लीट की अपनी डिग्री, मास्टर डिग्री। ओके, 1909 में डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सिम्बोलाइज पोइट्री, जूस लेफॉग, बॉडलेयर, प्रतीकवादी कवियाँ जो सिम्बोलाइज पोइट्री से वहाँ पर प्रभावित हुए, जूस लेफॉग, बॉडलेयर से वहाँ पर प्रभावित हुए। दर्शन शास्त्र में उन्होंने फिलोसफी की थी। ओके, डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट किया सिम्बोलाइज पोइट्री में इनका इंटरेस्ट बढ़ा। वहाँ पर 1909 में इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ली थी वहाँ से। 1910 टू 1911 पेरिस पीरियड, ये आपका इनका पेरिस पीरियड है। 1910 से 1911 का स्टडीड फिलोसफी एट सरबॉन पेरिस। ओके, सरबॉन पेरिस में इन्होंने स्टडी की, किसकी? फिलोसफी की। ओके, अटेंड हेनरी बर्गसन इन्फ्लुएंस्ड हिज आइडियाज़ ऑन टाइम एंड कॉन्शियसनेस। वहाँ पर उन्होंने हेनरी बर्गसन की लेक्चर्स को अटेंड किया, वो इन्फ्लुएंस हुए, उनके आइडियाज़ जो उनके टाइम, समय और कॉन्शियसनेस की जो उनकी अवधारणा से वो बहुत प्रभावित हुए। ओके, अटेंड हेनरी बर्गसन लेक्चर्स इन्फ्लुएंस्ड हिज आइडियाज़ ऑन टाइम एंड कॉन्शियसनेस। ओके, met modernist artists and writers exposure to European avant-garde। तो ये क्या है? मेट मॉडर्निस्ट, वहाँ पर वो आधुनिकतावादी जो लेखक और कवि थे, आर्टिस्ट, कलाकार से उनका वहाँ पर उनका परिचय हुआ। बिगैन राइटिंग द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, वहाँ पर फिर आपको कौन से ड्यूरिंग की बात हो रही है? टाइम ड्यूरेशन 1910 से 1911 पे। वहाँ पर फिर उन्होंने बिगैन राइटिंग स्टार्ट किया, क्या लिखना है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, 10 to 11। ओके, अब इनका देख लेते हैं 1911 1914। 1911 से 1914 का इनका टाइम ड्यूरेशन देखते क्या किया इन्होंने? हार्वर्ड डॉक्टरल वर्क, इनका क्या है? एक पीएचडी हुई इनकी 1911 से 1914 तक। इनका रिटर्न टू हार्वर्ड फॉर पीएचडी, फिर वो हार्वर्ड आए पीएचडी की रिसर्च के लिए इन फिलोसफी में, फोकस्ड ऑन एफ.एच. ब्रैडलेज आइडियलिज्म। एफ.एच. ब्रैडलेज को अपना आइडियलिज्म मानकर ने फिर पीएचडी की स्टार्ट किया। ओके, फोकस किया किसमें? एफ.एच. ब्रैडलेज आइडियलिज्म को। ओके, तो उन्होंने पीएचडी किया किसमें? फिलोसफी में। लर्न संस्कृत एंड पाली का अध्ययन किया, पाली का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। स्टडीड ईस्टर्न रिलीजन एंड फिलोसफी, ईस्टर्न रिलीजन और फिलोसफी को वहाँ पर उन्होंने देखा, उसकी स्टडी, ईस्टर्न रिलीजन वहाँ के धर्म को और वहाँ की जो फिलोसफी दर्शन है उसको देखा, समझा। भारतीय धर्म दर्शन में गहरी आत्मिक प्रेरणा उनको मिली। Did not complete dissertation but retained deep spiritual influence from Indian text। जो वहाँ पर पीएचडी करने गए वो कंप्लीट नहीं हुआ डिसर्टेशन, बट रिटेन डीप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडियन टेक्स्ट। इंडियन टेक्स्ट के प्रति उनके अंदर जो डीप स्पिरिचुअलिटी भर गई, लेकिन उनकी पीएचडी वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। 1914 है मूव टू इंग्लैंड। ओके, 1914 में मूव टू इंग्लैंड, फिर वो इंग्लैंड को लौटे। वेंट टू मेटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑन अ स्कॉलरशिप। ओके, तो मेटन कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पहुंचे स्कॉलरशिप पर। वो कहाँ के पे गए? मेटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट था, इलियट डिसाइडेड टू स्टे इन इंग्लैंड परमानेंटली। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड में ही बस गए, उन्होंने डिसाइड किया वहीं पर परमानेंटली इंग्लैंड में रहने का। met Ezra Pound who became his literary mentor and helped publish his work। फिर वहाँ पर वो एजरा पाउंड से मिले एंड जो कि उनकी लिटरेरी मेंटोर थी, एंड हेल्प पब्लिश हिज वर्क, उनके वर्क को पब्लिश कराने में हेल्प किया। तो ये था इनका 1914 का सफ़र। 1915 में मैरिज एंड अर्ली लाइफ, मैरिज और अर्ली लाइफ देखते हैं। 1950 में इनकी
मैरिड विवियन हैगवुड, इनका विवाह किसके साथ हुआ? विवियन हैगवुड के साथ हुआ। अनहैप्पी मैरिज लेटर एंडेड इन सेपरेशन, अनहैप्पी मैरिज थी और बाद में इनका सेपरेशन हो जाता है। ओके, इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था विवानी हैगवुड। ओके, बिकम अ स्कूल टीचर एंड लेटर वर्कड एट लियॉर्ड्स बैंक लंदन 1925। बिकम ए स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर बन गए, फिर वहाँ पर कुछ अपनी आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल टीचर बन गए। एंड लेटर वर्कड एट लियॉर्ड बैंक्स, बाद में उन्होंने बैंक में काम किया, लियॉर्ड बैंक्स में लंदन में 1917 से 1925 पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनका 1915 द लव सॉन्ग जे एल्पर प्रूफॉक पब्लिश्ड इन पोइट्री मैगजीन लैंडमार्क इन मॉडर्निस्ट पोइट्री। ओके, फिर इनका क्या हुआ 1950 में द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्पर प्रूफॉक पब्लिश्ड हुआ इन पोइट्री मैगजीन, लैंडमार्क रहा जो कि मॉडर्निस्ट पोइट्री के लिए ये वर्क इनका जो है लैंडमार्क रहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। नेक्स्ट 17 से 1921 तक देखते हैं। अर्ली पब्लिकेशन एंड पर्सनल क्राइसिस 1917 फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस पब्लिश्ड। 1917 में इनका फर्स्ट पोइट्री आया था, कलेक्शन था प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन पब्लिश्ड हुए। 1918 में रोट इम्पॉर्टेंट एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये इनका ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1919 में इनका ऐसे था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। 1921 में नर्वस ब्रेकडाउन ड्यू टू पर्सनल एंड मैरिटल स्ट्रेस वेंट टू लॉस इन स्विट्जरलैंड फॉर ट्रीटमेंट। फिर 1921 में क्या हुआ, मानसिक थोड़ा इनको तनाव हो गया, इसके कारण इलाज हेतु वह स्विट्जरलैंड गए थे पर्सनल एंड मैरिटल स्ट्रेस के कारण, ये सब के कारण वो वेंट टू लॉस इन स्विट्जरलैंड फॉर ट्रीटमेंट के लिए गए। ओके, 1921 में बिगैन राइटिंग द वेस्टलैंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे इन्होंने वेस्टलैंड को भी लिखना शुरू कर दिया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। 1922 में आया आपका वेस्टलैंड, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एलटी में भी लगा है। ओके, तो ये आपका वेस्टलैंड 1922 में आया था। प्लीज द वेस्टलैंड एडिटेड बाय एजरा पाउंड, एजरा पाउंड ने एडिट किया है एंड ये पब्लिश हुआ कब 1922 में। बिकम द सेंट्रल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री फ्रैगमेंटेड सिम्बॉलिक माइथिक मेथड। ओके, आधुनिकतावादी कविता की सबसे महत्वपूर्ण रचना है आपके मॉडर्निस्ट पोइट्री में एक सबसे बिकम द सेंट्रल टेक्स्ट का ये महत्वपूर्ण रचना है आपकी ये फ्रैगमेंटेड सिम्बॉलिक माइथिक मेथड, जो कि जिसमें आपके फ्रैगमेंटेड सिम्बॉलिक एंड माइथिक मेथड को यूज़ किया था हमारे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आधुनिक युग की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना थी। इस्टेब्लिश एलियट एज द लीडिंग वॉइस ऑफ लिटरेरी मॉडर्निज्म, एलियट को इस वर्क ने क्या अग्रणी साहित्यकार बना दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, एलियट को जो है लीडिंग वॉइस लिटरेरी मॉडर्निज्म का बनाया। आपके किसने? वेस्टलैंड को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और अच्छा है, आपको इससे क्वेश्चन भी आते हैं, बनते हैं। ओके, 1922 में आया था। 1925 का देखते हैं, पेवर एंड पेवर। ओके, 1925 में पेबर एंड पेबर इनका आया। फाइंड द पब्लिशिंग फ्रॉम पेबर एंड गिवर लेटर पेपर एंड पेपर एज लिटरेरी एडिटर। ओके, ज्वाइन द पब्लिशिंग फर्म, उन्होंने पब्लिशिंग फर्म को ज्वाइन किया, कौन थी? पेपर एंड गेवर। बाद में ये हो गई लेटर ये पेपर एंड पेपर हो गई एज लिटरेरी एडिटर, बाद में ये इसके एडिटर भी हो गए थे। पेपर एंड पेपर का प्रकाश संस्था में संपादक भी हुए ये। दिस जॉब प्रोवाइडेड हिम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिटरेचर। ये जो जॉब थी इनको उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी एंड प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिटरेचर, साहित्यिक प्रभाव और स्थिरता इससे मिली उनको, इससे इन्फ्लुएंस उनका बढ़ा मॉडर्न लिटरेचर में एंड स्टेबिलिटी भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिली। ओके, इन्होंने यहाँ पर वर्क किया एज एडिटर। 1927 रिलीजियस कन्वर्जन हुआ, कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म एंड बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन। ओके, फिर बाद में क्या हुआ 1927 में उन्होंने धार्मिक परिवर्तन हुआ, एंग्लिकन ईसाई बने और ब्रिटिश नागरिकता भी इन्होंने ली। ओके, डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। खुद को उन्होंने कहा, डिस्क्राइब किया है क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, साहित्य में शास्त्रीयवादी,
रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में राजतंत्र समर्थक, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म में एंग्लो कैथोलिक, ये इन्होंने खुद अपने आप को डिस्क्राइब किया है। ओके, दिस स्पिरिचुअल शिफ्ट इन्फ्लुएंस्ड लेटर वर्क्स, उनके बाद के वर्क में ये जो उनका शिफ्ट हुआ है, कविताओं पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा है, दिखाई देता है। ओके, तो ये आपका 1927 में उनका रिलीजियस कन्वर्जन हुआ। 1930 to 1939 मैच्योर पीरियड था इनका, चलिए देख लेते हैं। 1930 पब्लिश एश वेडनेस, फर्स्ट मेजर क्रिटिसिज्म पोएम। 1930 में इन्होंने एश वेडनेस को पब्लिश किया, फर्स्ट मेजर क्रिश्चियन पोएम थी, पहली इनकी क्रिश्चियन पोएम थी ये मेजर। क्या एश वेडनेस रोट रिलीजियंस एंड सोशल क्रिटिसिज्म एसेज, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, उन्होंने लिखा रिलीजियस एंड सोशल क्रिटिसिज्म लिखा ऐसे, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी आफ्टर स्ट्रेंज ऑफ गॉड्स, ये लिखा उन्होंने। ओके, 1930 to 1939 के बीच में ये सब आपका रहा। 1935 में रोट वर्स ड्रामा मर्डर इन कैथेड्रल अबाउट थॉमस बिकेट। ओके, नाटक था इनका 1935 में जो कि आया था, मर्डर इन कैथेड्रल, थॉमस बिकेट पर आधारित था, बेस्ड था अबाउट उनकी। तो एडवोकेटेड फॉर क्रिश्चियन कल्चर रिवाइवल इन यूरोप, कि क्रिश्चियन कल्चर को एडवोकेट करते थे एंड रिवाइवल इन यूरोप में रिवाइवल इसका उन्होंने पुनर्जन्म किया। ओके, क्रिश्चियन कल्चर का। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे 1942 1945 इनका टाइम ड्यूरेशन में देखिए क्या किया इन्होंने। वॉर टाइम पीरियड पोइट्री थी, वॉर टाइम की पोइट्री थी ये इनकी। ओके, पब्लिश्ड 4 क्वार्ट्स, बर्ंट नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द ड्राई सैल्वेजेस लिटिल गिडिंग, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। पब्लिश 4 क्वार्ट्स, इन्होंने 4 क्वार्ट्स को जो पब्लिश कराया वो कौन थे, बर्ट नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द ड्राई सैल्वेज, लिटिल गिडिंग, ये इनके 4 जो क्वार्ट्स थे याद रखिएगा। कंसीडर हिज स्पिरिचुअल एंड पोएटिक मास्टरपीस मेडिटेशन ऑन टाइम, हिस्ट्री एंड रेडेम्पशन, जो कि बताता है समय, इतिहास और मुक्ति पर चिंतन। ओके, कंसीडर हिज स्पिरिचुअल एंड पोएटिक मास्टरपीस था इनका, मेडिटेशन ऑन टाइम, हिस्ट्री एंड रेडेम्पशन पीरियड था ये इनका। ओके, वर्कड एज अ फायर वार्डन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन लंदन। ओके, तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में फायर वार्डन की सेवा भी की है। ओके, 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला इनको, अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। ओके, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर को इनको अवार्ड दिया गया कब, 1948 में, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री, प्रेजेंट डे की पोइट्री में उनका जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन था, पायनियर थे वो, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1948 में। साहित्य को आधुनिक कविता में अग्रणी योगदान था उनका। ओके, और इसी समय इनको आल्सो रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट यूके। ओके, यूके में ऑर्डर ऑफ मेरिट जो एक सम्मान था वो भी इनको दिया गया। ओके, 1948 में आपका हो गया। 1950s एंड लेटर लाइफ। ओके, देख लेते हैं। रोट मोर वर्स प्लेजेस उन्होंने लिखे हैं। ओके, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, इस तरह करके इन्होंने और भी वर्स प्लेज लिखे। हिज प्लेज वेयर कमर्शियल सक्सेसफुल एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न वर्स ड्रामा, उनके जो प्लेज हैं कमर्शियल सक्सेसफुल एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न वर्स ड्रामा थे। ओके, 1957 में मैरिड, 1957 में फिर इन्होंने वो मैरिज आपकी इनकी सक्सेसफुल नहीं रही, सेपरेशन हो गया, फिर उन्होंने 1957 में फिर दोबारा शादी की, किसके साथ, वैलेरी फ्लेचर के साथ में इनका इन्होंने दोबारा शादी की। अ हैप्पी सेकंड मैरिज, ये जो इनकी वैवाहिक जीवन था वो ठीक रहा, सुखद रहा। ओके, चलिए 1965 में डेथ हो गई इनकी। चलिए 1965 में डेथ हो गई इनकी, डाइड 4 जनवरी 1965 लंदन में इनकी 1965 में 4 जनवरी पर इनकी डेथ हो गई। एशेज एंटर्ड इन ईस्ट कुकर, फिर इनकी एशेज को जो है फिर ईस्ट कुकर में लाया गया। विलेज रिफर्ड इन 4 क्वार्टर्स, जो उनका विलेज था वहाँ पर उनको लाया गया लंदन से, जो इनकी जो एशेज थी उसको। मेमोरियल इन पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर अबे। ओके, तो स्मारक इनका पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर अबे में है, बनाया गया। उसका पोएट्स कॉर्नर पे इनका स्मारक बनाया गया। एंड टी.एस. इलियट टॉम इंस्क्रिप्शन, उनके जो टॉम पर इंस्क्राइब किया गया क्या थी लाइन्स, आइए देख लेते हैं।
इंस्क्रिप्शन ऑन टी.एस. इलियट टॉम इन वेबमिंस्टर अवेट पोएट्स कॉर्नर में द वर्ड्स आर वेरी शॉर्ट बट वेरी डीप। जो इंस्क्राइब किया गया उनकी टॉम पर जो वर्ड्स को बहुत छोटे हैं बट बहुत ही डीप उसका मीन्स होता है। ओके चलिए देख ले क्या वर्ड है। इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। ओके देखिए उनकी टॉम पर उनके स्मारक में उनके ये चीज़ इंस्क्राइब्ड है। These lines are taken from Eliot's poem East Cooker, which is a part of his four quads. ये जो इनका इलियट का पोएम थी ईस्ट कुकर, उसी से लिया गया है, उसी की है। इन्हें थी फोर क्वार्ट्स का एक पार्ट था ईस्ट कुकर, उसी से उन्होंने इनके वर्ड्स हैं वो लिए हैं। ओके याद रखिएगा इसको। इसका मीन्स क्या होता है, मीनिंग देख ले। एवरी बिगनिंग already holds the seeds of its end, every end opens into a new beginning। जो किसी चीज़ की जो शुरुआत है वो उस चीज़ का अंत होना फिर निश्चित होता है। अगर शुरुआत हुई है तो अंत भी होना उसका निश्चित ही है। मीन्स हर शुरुआत में अंत छिपा है। एंड एवरी एंड ओपन्स इनटू अ न्यू बिगनिंग, और हर अंत में एक नया आरंभ का द्वार है। अगर कोई चीज़ का अंत हुआ है तो अब नई चीज़ होनी है। साइकिल ऑफ लाइफ को जैसे दिखा रहे हो, डेथ टू रिन्यूअल। अगर डेथ हुई है तो बर्थ भी होगा, और रिबर्थ है तो फिर डेथ हुआ है। तो ये चीज़ साइकिल ऑफ लाइफ को दिखाता है। ओके रिफ्लेक्ट्स इलियट्स क्रिश्चियन फेथ इन रिसरेक्शन एंड इटर्नल लाइफ। ओके ये जो है जीवन मृत्यु पुनर्जन्म का चक्र जो दिखा रहा है, ये जो इलियट का है ईसाई आस्था और पुनरुत्थान और अनंत जीवन को दिखाता है। ये रिफ्लेक्ट्स इलियट्स का जो क्रिश्चियन फेथ है एंड जो पुनरुत्थान है और अनंत जो जीवन है उसकी जो फेथ है, ये रिफ्लेक्ट्स दिखाता है जो क्या पड़ा है प्रभाव इलियट्स के ऊपर। ओके तो ये है वर्ड्स हमारे। इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगनिंग, ये इनकी टॉम पर इंस्क्राइब्ड है। ओके रिमेंबर इट। चलिए आगे देखेंगे। कैरियर एज अ पोएट कुछ देख लेते हैं इनका। पोएटिक डेब्यूट द लव सॉन्ग ऑफ जेल फॉर प्रूफॉक 1915 में आया। मेजर पोइट्री वर्क्स इनके कौन से हैं, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में, एंड द वेस्टलैंड 1922 में आया। मॉडर्निस्ट मास्टरपीस था इनका। एज वेडनेसडे 1930 में आया। रिलीजियस टर्न था ये दिखाई देता है हमको। फोर क्वार्ट्स 1943। फिलोसफिकल स्पिरिचुअल विजन, ये भी हमने फोर क्वार्ट्स के ऊपर डिफाइन किया है। ओके एज अ क्रिटिक ये क्या थे, फाउंडर ऑफ अ न्यू क्रिटिसिज्म प्रिंसिपल्स, इम्पर्सनैलिटी, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव। ओके तो ये जो फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म प्रिंसिपल जो है इनका, एज अ क्रिटिक, इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कोरिलेटिव, ये इनका जो है एज अ क्रिटिक किया है जो न्यू क्रिटिसिज्म को। ओके राइटिंग थी इनकी, आइए देखते हैं। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द मेटाफिजिकल पोइट्स, ये जो इनकी कुछ राइटिंग्स इन्होंने लिखी है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को भी इन्होंने हैमलेट का डिफाइन किया। ये सब हमने डिस्कस किया है आपको जब हैमलेट पढ़ाया था। ड्रामेटिक वर्क इनके कौन से हैं, रोड प्लेस टू एक्सप्रेस क्रिश्चियन थीम्स। अभी हम लोग इनका थोड़ा शॉर्ट में इनके वर्क्स देख लेते हैं। एक वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे जो इसमें हम थोड़ा डिटेल में इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। ओके अभी हम इनके शॉर्ट में इन्होंने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इनके प्लेस है वो क्रिश्चियन थीम्स को दिखाते हैं। मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में आया था। मार्टेडियम ऑफ थॉमस बिकेट, तो ये जो है मार्टेडियम ऑफ थॉट बिकेट्स के ऊपर है, या इनका मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में। द कॉकटेल पार्टी 1949 में मॉरलिटी एंड रिडेम्पशन पर के ऊपर है। ये इनके कुछ ड्रामेटिक वर्क्स थे। इलियट्स की क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, इलियट के जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, अभी ऊपर दिखाया, अब इसको देख लेते हैं क्या है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट क्या है। ट्रू पोएट, इसमें जो इन्होंने क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो दिए हैं, एक इलियट हमारे एक बहुत एक भी थे हमारे, तो उन्होंने अपनी इनकी कई क्रिटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या था इनका, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। तो इसमें क्या कहते हैं, ट्रू पोएट बैलेंसेस ट्रेडिशन विद पर्सनल innovations, poetry is not self expression but escape from personality। तो इसमें क्या निबंध है 1919 में आया था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट सिद्धांत थे उनके, जो आलोचनात्मक सिद्धांत थे कुछ। तो पहला था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो सच्चा कवि वही है जो कि परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी मौलिकता और को लाता है। कविता आत्म अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से मुक्ति है। ये निबंध है 1919 में था आपका। ओके तो क्या ये एक ऐसे है 1919 का। ओके इसका सोर्स आपका 1919 ऐसे से 1919 में ऐसे का ही आपका सोर्स हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है,
आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस और चेन ऑफ इवेंट्स डैट इवोक दैट इमोशन इन रीडर। भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं करना चाहिए बल्कि वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं की श्रृंखला द्वारा व्यक्त करना चाहिए ताकि रीडर्स उसको महसूस कर सके। इसका सोर्स कहाँ से इन्होंने इनका है, ये आपका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। आपका जो इसका सोर्स है मिला है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। भावनाओं को सीधे नहीं व्यक्त करना चाहिए बल्कि किसी परिस्थिति या घटनाओं की श्रृंखला द्वारा उसे व्यक्त करना चाहिए ताकि जो पाठक है उसे महसूस कर सके। ये आपका सोर्स इसमें हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स से लिया है। सोर्स आपका हो गया। कॉन्सेप्ट थर्ड है इसका इनका इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। ये क्या है देखिए, पोइट्स पर्सनैलिटी शुड नॉट डोमिनेट, पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल एंड यूनिवर्सल। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कवि को निजी व्यक्तित्व कविता में हावी नहीं होना चाहिए, कविता सार्वभौमिक होनी चाहिए। जी रियलिटी शुड, जो पोइट्स की अपनी पर्सनालिटी व्यक्तित्व है वो उस पर कविता पर नहीं डोमिनेट करना चाहिए। पोइट्री शुड बी इम्पर्सनल एंड यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। इसका सोर्स है कहाँ का है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से है। ओके, इसका सोर्स। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। कॉन्सेप्ट है डिसोसिएशन एंड सेंसिबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन एंड सेंसिबिलिटी क्या है, सेपरेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग आफ्टर 17th सेंचुरी मॉडर्न पोइट्री शुड रीयूनाइट देम। ओके, तो इसमें कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के बाद विचार और भावना अलग हो गए थे। आधुनिक कविता को इन्हें फिर से जोड़ना चाहिए है कि सेपरेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स, थॉट और फीलिंग्स जो 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी उसके बाद अलग अलग हो गए। मॉडर्न पोइट्री शुड रीयूनाइटेड, मॉडर्न पोइट्री को उसको रीयूनाइट करना चाहिए। तो इसका सोर्स इनका कहाँ से है, द मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स जो है ये इनका सोर्स है, इसका सोर्स हो गया। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट थे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम। लिगेसी देख ले फिर हम क्लास का एंड करते हैं बस। चलिए लिगेसी इनकी जो विरासत मिली क्या देखते हैं। फादर ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री इन इंग्लिश, फादर कहा जाता है इनको, मॉडर्न पोइट्री का फादर कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में आधुनिकतावादी की कविता के जनक कहा जाता है किसको, हमारे टी.एस. इलियट को। ओके, ब्रिज्ड 19th सेंचुरी ट्रेडिशन एंड 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, परंपरा और आधुनिक प्रयोगों का जोड़ा है। ब्रिज है एक 19th सेंचुरी की ट्रेडिशन और 20th सेंचुरी की मॉडर्न को ये जोड़ते एक ब्रिज है, एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंटेशन है इनका। इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ पोप्स, W.H. ऑर्डन, सिल्विया प्लाथ, सीमस हैनी। आलोचना को एक नया रूप दिया इन्होंने। ऑर्डन, सिल्विया प्लाथ, CMS हैने जैसे कवियों पर गहरा प्रभाव पड़ा इनका। हिज एसेज शेप्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज अ डिसिप्लिन। इनके जो एसे हैं वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक डिसिप्लिन में लेकर आते हैं, शेप देते हैं उसका। ओके, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्निस्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे टी.एस. इलियट की लाइफ एंड कुछ हमने इनके वर्क्स को डिस्कस किया। एक वीडियो और हम लेके आएंगे जो इनके वर्क्स पर रहेगा, जो थोड़ा डिटेल पे रहेगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस के लिए वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ले आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बायोग्राफी हो गई, लाइफ एंड अचीवमेंट्स हो गए, कुछ वर्क्स हो गए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे, अच्छे लगे होंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है टी.एस. इलियट, आपको पता ही आपके एग्जाम्स के पॉइंट से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छे लग रहे हो, हेल्पफुल रही हो क्लास, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी बस हैं तो जो सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।